हावड़ा। इस पाठ में हम आपको बता रहे थे कि जब फ्रेंच ने यम हेमेल की जुबानी यह सुना कि कल से एल्सास और लारेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आया है। इस बात को सुनकर फ्रेंच स्तंभित और आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यार मेरी जिंदगी तो पूरा बर्बाद हो गई। मैं तो अभी तक न फ्रेंच भाषा लिख पाता हूँ न पढ़ पाता हूँ। मुझे अब अपनी यही शिक्षा दीक्षा रोकनी पड़ेगी। उसने महसूस किया कि उसने अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद किया। उसने अपने बहुमूल्य समय को पक्षियों के अंडों को खोजने में और सार नदी के किनारे जाकर बालू में फिसलने में अपना समय बर्बाद किया। अब उसकी जिंदगी कूड़ा हो गई, वह कुछ नहीं कर सकता। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी जो किताबें ग्रामर की या इतिहास की थीं, जो थोड़ी देर पहले उसे बोझ लगती थी, बकवास लगती थी, ऐसा लगा कि मानो वह किताबें उसकी जिगरी दोस्त हों, पुराने मित्र हों। वह अपने पुराने मित्रों का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। इसका मतलब वह फ्रेंच भाषा पढ़ना चाहता था। ठीक है। उसने तुरंत यह महसूस किया कि जब कल से स्कूल में हमारे गुरुजी यम हेमेल हमको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तो चले जाएंगे बाहर, क्योंकि फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी, तो वह अपने गुरुजी के उस विचित्र स्वभाव को भूल गया जिसके तहत वह उसको छड़ी से प्रहार किया करते थे। यानी कि अब फ्रेंच भाषा को वह पढ़ना भी चाहता था, और किससे पढ़ना चाहता था? अपने गुरुजी की जुबानी। ठीक है। यानी कि उसी समय फ्रेंच को यह पता लगा कि उसके गुरुजी उस दिन विशेष प्रकार का कपड़ा क्यों पहन के आए थे। उसके गुरुजी विशेष प्रकार का कपड़ा विशेष अवसरों पर पहनते थे, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा के का अंतिम पाठ का विशेष अवसर था। तो इस विशेष अवसर पर वह संडे वाला विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के आए थे। उस समय फ्रेंच को पता लगा कि कक्षा के पीछे वाली बेंचों पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर के क्यों बैठे थे। वह बेचारे बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन में कभी स्कूल गए नहीं थे। आज वह स्कूल में आकर के कक्षा की पीछे वाली बेंचों पर बैठे थे। क्यों? क्योंकि वह उसके गुरुजी यम हेमेल की 40 साल की वफादार सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे। बात समझ रहे हो ना? और इस तरह से वह उस देश के प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट करना चाहते थे, जो अब उनका नहीं था, क्योंकि अब गुलाम बन गए थे। तो जिस समय फ्रेंच इन सारी बातों को सोच रहा था, उसी समय उसने यम हेमेल की जुबानी कक्षा में अपना नाम सुना, क्योंकि अब फ्रेंच की बारी थी पार्टिसिपल के नियमों को सुनाने के लिए। दुख इस बात का था कि फ्रेंच को पार्टिसिपल का क ख ग घ भी नहीं मालूम था। तो अब पछताने क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने सोचा कि काश मैं आज गुरुजी के सामने पार्टिसिपल के इन कठोर नियमों को साफ साफ, बिना किसी गलती के, जोर जोर सुना सकता, तो मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्या था, तैयार। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि समय जो है निकल गया। उस समय वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसके दिल की धड़कन जो है बढ़ गई थी। उसके जुबान पर पार्टिसिपल का एक भी शब्द नहीं था। वह डेस्क पकड़ करके, सर लटका करके वहीं पर खड़ा रहा। इतना उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था, वह अपने मित्रों के बीच अपना चेहरा दिखाने काबिल नहीं था। कौन? फ्रेंच। तो फ्रेंच को संबोधित करते हुए यम हेमेल कहते हैं कि बेटा सुनो, आज मैं न तुम्हें डांटूंगा और न ही तुम्हें मारूंगा, लेकिन सच्चाई यह है तुम खुद ही शर्मिंदा हो, इसलिए मैं आज न तुमको डांटूंगा न मारूंगा।
लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोग यह सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, मैंने आज पाठ नहीं याद किया तो कल याद कर लेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। पढ़ा होगा। तो ऐसा यम एमएल फ्रेंच से कहते हैं कि बेटा, हम पूरे एहसास के लोग अपने आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं, पढ़ने वाले काम को आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। परिणाम यह है कि आप आज की तुम्हारी जुबान पर फ्रेंच भाषा का आज कोई शब्द नहीं, यानी पार्टिसिपल के बारे में आप तुम कुछ बता नहीं पा रहे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इस तो यम हेमल ने कहा कि बेटा देखो, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि एल्सास में रहने वाला हर नागरिक इस बात के लिए क्या है, जिम्मेदार। अब जो विदेशी लोग यहाँ पर आए हैं, जर्मन लोग, उनके पास यह कहने का अधिकार होगा कि तुम लोग फ्रांसीसी बनने का ढोंग रचते हो। जब तुम फ्रेंच भाषा लिख नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, तो किस चीज के फ्रांसीसी? यानी कि सभी लोग, हमारे एल्सास के जितने लोग हैं, सभी लोग इसके लिए क्या है, जिम्मेदार हैं कि वह शिक्षा के प्रति क्या है, लापरवाह। तुम्हारे मम्मी पापा भी शिक्षा के प्रति लापरवाह। तुम्हारे मम्मी पापा तुमको स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। वह चाहते थे कि तुम जाओ किसी खेत में काम करो या किसी मिल में काम करो, ताकि थोड़ा और पैसा आ सके परिवार के भरण पोषण के लिए। यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा भी शिक्षा के प्रति लापरवाह हैं, वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो कहता है, हम यमएमएल कहते हैं कि मैं भी दूध का झूला नहीं हूं, मैं भी इसके लिए क्या हूं, दोषी हूं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं थे, तो ये महोदय उन बच्चों से कह देते थे, जाओ बगीचे में पौधों को पानी दे। अरे यार, तुम पढ़ने आए हो और तुमसे हम कहें जरा कोचिंग या कमरा साफ कर दो, तो तुम कहो गुरुजी रुको अभी जाते हैं। बाहर जाओगे, एक लाल का गुम्मा ले आओगे और खोपड़ी में पाठक के मार के भाग जाओगे, लाल लाल खून गिरने लगेगा। तो यह महमल कहते हैं कि जिस दिन मुझको मछली पकड़ने का शौक चढ़ रहा था, उस दिन मैं तुम लोगों से कह देता था कि जाओ आज छुट्टी है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा के प्रति मैं भी लापरवाह हूं, मैं भी इसका ये क्या हूं, दोषी हूं। इस प्रकार से एक बात दूसरी बात का पीछा किया, बात आगे बढ़ी। यम हेमल ने फ्रेंच भाषा की भूरी भूरी क्या की, प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा इस संसार की सबसे सुंदर भाषा है, फ्रेंच भाषा इस संसार की सबसे साफ सुथरी भाषा है, फ्रेंच भाषा इस संसार की सबसे तर्क संगत भाषा है। इसलिए यह हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस भाषा को अपने भी सुरक्षित रखें। यह हेमल कहते हैं कि अगर किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं और वह अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो उनके पास स्वतंत्रता के ताले की क्या होती है, चाबी होती है। पक्का। इसके बाद यम हेमल ने ग्रामर की एक किताब खोली और कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। यम हेमल की जुबानी पढ़ाने की कला को सुन करके फ्रेंच स्तंभित और आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस दिन अपने अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए सारे पाठ उसको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ रहे थे। उसने सोचा, क्योंकि उसके गुरुजी बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में धैर्य पूर्वक एक एक बात बच्चों को समझा रहे थे। फ्रेंच ने सोचा, यार गलती हमारी है, इसके पहले मैंने अपने गुरुजी की बात को इतने ध्यान से कभी सुना नहीं, और यह भी महसूस किया कि उसके गुरुजी इसके पहले इतने धैर्य पूर्वक कभी पढ़ाए थे ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि उस दिन उसके गुरुजी अपने ज्ञान रूपी जल को विद्यार्थियों के दिमाग रूपी बाल्टी में एक ही बार में उड़ेल देना चाहते थे। इसके बाद फ्रेंच कहता है कि विद्यार्थियों को सुलेख का काम करना था। उस दिन उसके गुरुजी अपने घर से विद्यार्थियों के लिए नई नई कापियां लेके आए थे। उन कापियों के ऊपर
सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षरों में लिखा था, फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। वह कापियां डंडे में लटकते हुए फ्रांस के छोटे झंडे की तरह पूरी कक्षा में लहरा रहे थे। प्रत्येक विद्यार्थी अपने काम में व्यस्त था। पूरी कक्षा बिल्कुल शांत थी। केवल कक्षा में एक आवाज आ रही थी, पेन के पेपर पर पेन की रगड़ के अलावा कक्षा में और कोई आवाज नहीं थी। इतने में कुछ गोबरैले खिड़की के माध्यम से कक्षा के अंदर प्रवेश किए, लेकिन कक्षा का कोई भी विद्यार्थी उन गोबरैलों पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो फ्रेंच भाषा लिखना नहीं जानते थे, उनको वह अपनी कॉपी पर मछली के पकड़ने के हुक को उकेर रहे थे, वह छोटे बच्चे भी उन पर ध्यान नहीं दिए, उन गोबरैलों पर ध्यान नहीं दिए। ऐसा प्रतीत होता था मानो एक छोटे बच्चे भी अपनी कॉपी पर फ्रेंच भाषा लिख रहे हैं, जबकि फ्रेंच भाषा लिखना ही नहीं जानते। उसी समय फ्रेंच ने कक्षा के छत पर कबूतरों के गुटुरगू की आवाज को सुना। उन कबूतरों के गीत को सुनकर फ्रेंच ने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या जो जर्मन भाषी यहाँ पर आए हैं वह इन कबूतरों से जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे? तो जवाब है नकारात्मक। इसका मतलब इस संसार में किसी माई के बच्चे को किसी की भाषा को बदलने का कोई राइट नहीं। यानी जो जर्मन भाषी आए हैं यहाँ अत्याचार कर रहे हैं। है बात सुनो। इसके बाद सारे लड़के जिस समय अपना काम कर रहे थे, फ्रेंच भी हरामी पीस था, वह भी काम कर रहा था, लेकिन कॉपी के ऊपर से उसने अपने गुरुजी की ओर देखा तो उसे पता लगा कि उसके गुरुजी अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत स्थिर बैठे हुए थे। उनके शरीर में कोई फंक्शन और एक्शन नहीं था, ऐसे बैठे। वह कक्षा की प्रत्येक चीज को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वे कक्षा की सारी वस्तुओं को अपने हृदय में आज फिक्स कर लेना चाहते हो, जमा लेना चाहते हो। ठीक है। 40 साल से गुरुजी एक ही स्थान पर पढ़ा रहे थे। उनकी कक्षा के बगल में उनका छोटा सा बगीचा हुआ करता था। उस बगीचे में अखरोट के पेड़ बड़े हो गए थे। उन्होंने एक होप वाइन नामक लता लगा रखी थी। वह लता खिड़की को पकड़ करके छत के ऊपर पहुंच गई थी। कक्षा की डेस्क और बेंच चिकनी हो गई थी 40 साल से विद्यार्थियों के बैठने के कारण। 40 साल से विद्यार्थी उसी डेस्क बेंच पर बैठे रहते थे, इसलिए कक्षा की डेस्क और बेंच क्या हो गई थी, चिकनी हो गई। यह महमेल कहते हैं, फ्रेंच कहता है कि इन सारी चीजों को छोड़ते समय यह महमेल ने अवश्य अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति की होगी। उसी समय यह महमेल ने कक्षा के छत के ऊपर अपने पैरों के अपनी बहन के पैरों के पदचाप को सुना, क्योंकि उनकी बहन सारे सामानों को पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें जो है गांव छोड़ना था। क्या छोड़ना था? गांव छोड़ना था। अरे कंट्री छोड़ना था, मतलब गांव यार, कंट्री माने गांव छोड़ना था। ठीक है। अरे गांव के थे ना, तो फिर क्या हुआ? यानी कि अब समझो इधर, इस सच्चाई को जानने के बावजूद कि कल उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, यह महमेल को कल स्कूल छोड़ना पड़ेगा, वह कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक पाठ सुन रहे थे और सारा काम करवा रहे थे। यानी कि यह महमेल ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, ऑनेस्ट और सिंसियर थे। अपने कर्तव्य के प्रति धर्मनिष्ठ थे, बिल्कुल एकदम चौकस काम कर रहे थे। इसके बाद कक्षा में छोटे छोटे बच्चे फिर अपने पाठ को जोर जोर से फिर कहने लगे। ठीक है। इतने में
कक्षा के पीछे वाली बेंच पर जो बूढ़ा किसान बैठा था, उसने अपनी किताब को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उन कक्षा के बच्चों के साथ उसने भी वर्णमाला का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से बच्चे कर रहे थे। तो जिस समय वह यह उच्चारण कर रहा था, भावुक हो गया था, उसका गला रुध गया था, भाव भाव कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के कारनामे को देखकर कक्षा के सारे बच्चे हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। हंसना इसलिए चाहते थे बुढ़ऊ के कारनामे को देखकर, और रोना इसलिए चाहते थे कि सभी क्या बन गए थे, गुलाम बन गए। लेखक कहता है कि मुझे यह पाठ आज भी खूब अच्छे ढंग से याद है। यह घटना पूरे, लेखक मतलब फ्रेंच कहता है कि मुझे यह पाठ आज भी अच्छे ढंग से, अंतिम पाठ अच्छे ढंग से याद है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद चर्च की घंटी ने 12 बजाए, कक्षा में प्रार्थना शुरू हुई। जिस समय कक्षा में प्रार्थना हो रही थी, याद होगा, आरा मिल के पीछे खुले हुए मैदान में प्रूसियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे। परेड करने के बाद वह अपने नगाड़ा, तुरही, ताशा बजाते हुए कक्षा के बगल वाली जो गली थी उसी से गुजरने लगे। उनके नगाड़ों की आवाज खिड़की के माध्यम से कक्षा के अंदर प्रवेश कर रही थी। इस प्रकार से प्रार्थना डिस्टर्ब हो रही थी। इस नगाड़े की आवाज को सुनकर यम हेमल बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। वह अपनी कुर्सी पर पूरी लंबाई से खड़े हो गए। फ्रेंच कहता है कि मैंने अपने गुरुजी को इतना लंबा कभी देखा ही नहीं था। वह यम हेमल कक्षा में खड़े होकर कक्षा में बैठे हुए लोगों को संबोधित करके कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भावुक हो गए। अरे नौकरी छूट रही यार, उनका गला क्या हो गया, रुध गया। वह बेचारे कुछ कह नहीं सके। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में एक चाक का टुकड़ा लिया और वहां गए जहां कक्षा में ब्लैक बोर्ड था। उस ब्लैक बोर्ड पर पूरी ताकत से जितना लंबा वे लिख सकते थे उतना लंबा लिखे, वी ला फ्रांस। क्या लिखा बेटा, वी ला फ्रांस लिखा, यानी फ्रांस चिरंजीवी भो, इतना लिखा। इसके बाद वह वहां गए जहां कक्षा में दीवार थी। दीवार पर अपना सर टिकाकर बिना कोई शब्द कहे हुए उन्होंने कक्षा के विद्यार्थियों की ओर अपने हाथ से इशारा किया कि अब कक्षा जो ही समाप्त हुई, आप सभी लोग घर जा सकते हैं। यह आपका पाठ होगा। इस पाठ से यह सीख मिली, क्या सीख मिली, कि हम अपने आज के काम को कल के लिए कभी न टालें, नियत समय पर अपने कार्य को करें। और दूसरा पाठ आपको यह मिला कि यदि किसी राष्ट्र के लोग गुलाम बन जाते हैं तो उन्हें अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके पास स्वतंत्रता के ताले की चाबी होती है। यह आपका पाठ है। थैंक यू।